नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। दुनिया भर में जो कोरोना का कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हमारे देश में कोरोना की जो रफ्तार है उससे ज्यादा रफ्तार सियासत की हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब लोग कोरोना को भूल रहे हैं या उसका आंकड़ा कितना हो गया है ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं रही है। ज्यादा बड़ी चिंता की बात दूसरी हो गई है जिसमें सियासत बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम पहले आपको कोरोना मीटर की जानकारी दे देते हैं, उसके बाद जो बेबस सियासत मजदूरों का नुकसान करती रही हर तरफ से, दोनों तरफ से, उस पर हम बात करेंगे कि इतनी चुनौतीपूर्ण समय और वक्त में भी क्यों हमारे देश की सियासत, प्रदेश की सियासत थम नहीं रही है। हर तरफ से, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष, सियासी नफा नुकसान ही देखा जा रहा है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जल्दी से आप इस कोरोना मीटर के बारे में जान लीजिए। जैसा कि हमने बताया कि इसकी रफ्तार थमी नहीं है। दुनिया भर में जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का, पॉजिटिव्स का, वो 49,11,000 के पार चला गया है। 49 लाख, यानी एक दो दिन में ये 50 लाख के आसपास होगा। दुनिया भर में 17 लाख लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 3,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक पूरी दुनिया में हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने। हमने 2-2.5 महीने पहले जब बातचीत शुरू की थी तो ये आंकड़े भारत के परिप्रेक्ष्य में 1,500, 2,000 या 2,500 या 5,000 पर थे। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में ये 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख पर थे। तब कितनी ज्यादा चिंता थी, कितनी ज्यादा हिदायतें थीं, तैयारियां थीं। लेकिन अब हम देख रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड सिनेरियो हो या फिर हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में, कोरोना को लेकर चिंता कम हो रही है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, दूसरी चीजों को लेकर चिंता बहुत ज्यादा हो रही है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हमने आपको बताया हमारे देश में 1,06,000 के पार चली गई है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 42,298 298 लोगों ने कोरोना को मात दी है और हमारे देश में 3,303 संख्या अब हो चुकी है जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस कोरोना वायरस की वजह से। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कोरोना पेशेंट हैं उनकी संख्या अब 4,900 के पार चली गई है। कल ये 4,700 के पार थी। उत्तर प्रदेश में 2,918 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है, मतलब वो ठीक हुए हैं। और 123 लोग हैं, 123 लोग हैं जिनकी कोरोना से अब तक मृत्यु हुई है। इस सब आंकड़े के बीच में जो सियासत है बसों को लेकर, वो कल से लेकर आज तक अपने शबाब पर रही। अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन 4 बजे से पहले, 3:30 बजे के आसपास, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, वो आई। उन्होंने एक वक्तव्य रखा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाए कि आप साहब बसें ले लीजिए। उन्होंने कहा कि आपको ये झंडे लगाने तो लगा लीजिए, वो फोटो लगाना है तो लगा लीजिए, अगर बसें ठीक नहीं है उन बसों को आप हटा दीजिए, लेकिन कम से कम ले लीजिए, और हम कोई सियासत नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। 4 बजे तक हमारी बसें खड़ी रहेंगी। अब से थोड़ी देर पहले का अपडेट ये है कि वो बसें अब धीरे धीरे वापस जाने लगी हैं राजस्थान की तरफ। उससे पहले उत्तर प्रदेश में 2-3 कैबिनेट मंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर शर्मनाक राजनीति करने का आरोप लगाया और यह कहा कि कांग्रेस को पहले राजस्थान और पंजाब के मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए और उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेहतरी से यहां हमारे मजदूर और श्रमिक भाइयों के लिए इंतजाम कर रही है, वगैरह वगैरह। 2-3 तरह की ही दलीलें हैं इस पूरे मामले में। 2-3 तरह की ही दलीलें हैं दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से भी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से भी। वो ये कह रहे हैं कि आप साहब पहले चिंता कर लीजिए राजस्थान की और यहां पंजाब की, वहां बसें चला लीजिए, वहां भी बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर राजनीति मत करिए। हमने आपको परमिशन दी थी, लेकिन आप 1,000 बसों में से कोई स्कूटर, गाड़ी, कार वगैरह वगैरह था, बाकी के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, आप उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। इधर से ये कहा जा रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश में जो सरकारी बसें हैं उनके भी बहुत सारी बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। ये एक असाधारण चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लिहाजा आप जो बसें ठीक है उनको ले लीजिए, कम से कम मजदूरों की मदद कर दीजिए।
अब दोनों तरफ से जो बेरहम सियासत है वो देश के मजदूरों को, प्रदेशों के मजदूरों को पैदल करने पर लगी हुई है। कुल जमा बात अब तक निकलकर यही सामने आ रही है, चाहे इनकी तरफ का तर्क हो या उनकी तरफ का तर्क हो, मजदूरों को बसों में नहीं बिठा पाया है। आज हम इस मसले पर बात करेंगे। बहुत सारी बातें हो ही चुकी हैं, टेलीविजन चैनलों पर आप लगातार देख ही रहे होंगे। हम जरा कोशिश करेंगे कि कुछ नई तस्वीर, कुछ नए तर्क आपके सामने आ जाएं, और हम थोड़ा चिंता इस बात की भी करेंगे कि सब सियासत में, इन बढ़ते आंकड़ों में, क्या अब हमने असल चुनौती की चिंता पीछे छोड़ दी? यानी जो कोरोना अब हमारे देश में ही 1 लाख को पार कर गया है, 1,06,000 के पार हम चले गए, 3,000 से ज्यादा अब मौतें हो चुकी हैं, हमारे देश की बात कर रहे हैं हम, वहां अब हम धीरे धीरे इस चुनौती को भूल रहे हैं और बाकी चीजों को देख रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज 2 खास मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अमित त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज हमारे साथ स्टूडियो में राहुल तालान, राजनीतिक विश्लेषक, सम्मानित पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फोन लाइन पर 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ विनोद सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं, और योगेश सोनी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम कोरोना पर थोड़े बाद में बात करेंगे, लेकिन जो होता रहा उस पर हम कोशिश करते हैं कि कुछ नई बात सुने। अब नई बात क्या हो सकती है? नई बात यह हो सकती है कि किसी तरह का कोई रियलाइजेशन हो राजनीतिक दलों को, क्या कि साहब सत्ताधारी पार्टी को यह लगे कि नहीं यार, हमको बसें ले लेनी चाहिए थी, हम कुछ लोगों को तो कम से कम घर पहुंचा देते। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को लगे कि नहीं, हमें ऐसी सियासत कम से कम नहीं करनी चाहिए थी, और जो बीजेपी कह रही है वो बात सही कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में हमारे प्रवासी श्रमिकों की, मजदूरों की चिंता जरूर करें, लेकिन राजस्थान में भी करें, पंजाब में भी करें। अगर इस तरह की बातें होंगी तो वो कुछ नए नजरिए, कुछ नए तर्क, कुछ नई बातें होंगी। अन्यथा हम देखेंगे कि जैसा अक्सर होता है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में कि लकीर पीटने का काम होता है, वही लकीर यहां भी पिटती दिखाई देगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है? रियलाइजेशन की। हम पॉलिटिकल पैनल पर जाएं, विनोद सिंह जी और अमित त्रिपाठी जी के बीच हम इस चर्चा को ले चले। इससे पहले हम छोटी छोटी टिप्पणियां अपने विश्लेषकों की ले लेते हैं, क्योंकि आज 3 विश्लेषक हमारे साथ हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार, जैसा हमने बताया, राहुल तालान साहब और योगेश सोनी जी। सबसे पहले हम तालान साहब आपके पास आना चाहते हैं। नई बात क्या है? हमने तो सर यही रवायत देखी, क्या कोई नई उम्मीद भी हम कर सकते हैं? अब जैसे बीजेपी जो कह रही है वो कहां गलत कह रही है? सही कह रही है कि आप यहां की चिंता करिए, लेकिन आप जरा राजस्थान की भी कर लीजिए, पंजाब की भी कर लीजिए। बदलाव तब होगा इस देश में जब राजनीतिक दल अपने बारे में कोई रियलाइज करेंगे। इसी तरह से बीजेपी ये सोच ले कि ठीक है साहब, हम उनको वो नसीहत दे रहे हैं, लेकिन चलिए इनकी 500, 400, 200 जितनी चलने लायक है, हम उनसे कम से कम मजदूरों को घर पहुंचा दें। आपका क्या नजरिया है, जरा बताएं प्लीज। दोनों तरफ से खालिश राजनीति हो रही है। सही, सहमत है, बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन एक और सवाल है मेरा कि प्रियंका गांधी जी ने बोला कि हम 1000 बस देंगे, लेकिन कहां से देंगे? अगर जो एक पॉलिटिकल पार्टी की नेता बोल रही है, महासचिव बोल रही है, तो वो प्राइवेट से अपने उस पे बोल रही हैं कि उनको प्राइवेट ट्रांसपोर्टर से बस लेनी चाहिए थी और देनी चाहिए थी। राजस्थान सरकार की बस वो आनन फानन में आई अचानक से कि भाई इतनी सारी बस हमें यहां चाहिए, और उनको पहले बोला गया कि हम गाजियाबाद और नोएडा में देंगे बसें। अगर जो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं गाजियाबाद और नोएडा में जो 1000 बसें बहुत जल्दी अवेलेबल आपको करा सकते हैं, बिल्कुल सही। तो सवाल यहां भी उठता है, और भी कई सारे सवाल हैं। ये राजनीति थी, बस और बस अचानक से एक उन्होंने प्रस्ताव दिया, अचानक से योगी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। योगी जी ने एक्सेप्ट कर लिया तो चीजें शहमात का खेल खेलते गए। हाँ। और अंततः मजदूरों को माफ दे दी, मजदूरों को माफ दे दी दोनों राजनीतिक दलों ने। हाँ। सवाल ये भी है कि अगर जो यूपी सरकार को बस चाहिए तो यूपी सरकार किससे बस लेगी? राजस्थान सरकार से मांगेगी। सरकार अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है। जैसे अगर जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो बोले हम 1000 बस दिलाएंगे, तो वो उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो यूपी सरकार से दिला देंगे, क्योंकि यूपी सरकार अलग चीज है, वो एक स्टेट की प्रॉपर्टी है, और वो उनको
वहां कर्नाटक में भेजना चाहें बीजेपी के अध्यक्ष, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। अगर जो कर्नाटक सरकार को बस चाहिए यूपी से, तो वो सीधा यूपी सरकार से संपर्क करेगी, अधिकारियों से संपर्क करेगी, प्रोटोकॉल है, और बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। क्योंकि जैसे भी हम कभी भी किसी भी सरकारी बस में बैठते हैं, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन वाली में, तो हमें वहां बीमा मिलता है। जब हम टिकट खरीदते हैं, तो अगर जो कोई दुर्घटना होती है, तो नेचुरली हम वहां एक बीमा के कवर में होते हैं। अगर जो ये मजदूर कोई दुर्घटना होती है, अगर जो बसों के वो नहीं है, अगर सरकार टू सरकार ये सारी चीजें होती, तो वो फिर कवर होते। लेकिन ये क्या था, एक प्राइवेट आदमी ने अपने बिहाफ पे बोला कि हम ऐसे करेंगे, 1000 बसें दे देंगे। तो दिक्कतें यहां सारी आई हैं। सरकार को और यूपी सरकार को भी यही समझना चाहिए था कि उनको पहली बात तो ये पूछ लेना चाहिए था कि कौन दे रहा है बस, कौन सा ट्रांसपोर्टर है। अगर जो कोई ट्रांसपोर्टर होता ये सारी चीजें देने वाला, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन अचानक से वो पता चला कि राजस्थान के आगरा वाले बॉर्डर पे आ जाएंगी और गाजियाबाद और नोएडा नहीं दी जा रही है। तो मुझे जहां तक नजर आता है कि ऐसी खालिस राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत मजदूर फंसे इस सब में। बहुत छोटी सी बात आपने जो कहा, वो तर्क सुनने में बिल्कुल सही, लेकिन हमने क्या कहा शुरुआत में? हमने ये कहा कि भाई इसमें राजनीति से इतर क्या है। बेहतर तो ये होता कि दोनों राजनीतिक दल कोई रियलाइजेशन करते। इसमें तो कहीं कोई रियलाइजेशन नहीं। देखिए, आप कह रहे हैं कि एक पार्टी सरकार से कैसे ले लेगी, तर्क बिल्कुल सही है, नहीं ले सकती, या अगर ले सकती है तो वो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को करे। बिल्कुल यही है ना, प्रोटोकॉल यही कहता है। लेकिन ये एक असाधारण स्थिति है, ये एक असाधारण चुनौती है। हमने इस असाधारण चुनौती और स्थिति में देखा है कि थोड़ी देर या बहुत देर के लिए नियम कानून ताक पर रखे गए बहुत सारे मामलों में। अब जैसे आलोचना करने वाले लोग ये कहते हैं कि जो दुर्घटना औरैया वाली हुई, उसमें दोनों तरफ से आलोचना है। इनकी आलोचना ये कहते हैं कि साहब आपने ट्रक में बिठा के भेज दिया और वो बेचारे काल के गाल में चले गए। उसके बाद जो घटना हुई तालान साहब, वो ये कहते हैं कि आपने डेड बॉडी के साथ सही लोगों को या उनके परिजनों को लेकर भेज दिया। हम ये सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि ये लकीर पीटना देश की सियासत कब बंद करेगी। पहले दिन से आप भी और तमाम विश्लेषक, देखिए दिनेश जी जुड़े हैं, सोनी साहब हैं या विनोद जी हैं, सब क्या कह रहे हैं, एकजुटता दिखाइए, सेवा भाव है। न हमें कोई सेवा दिख रही है, न कोई एकजुटता दिख रही है। देखिए, तब इसका मतलब यह है कि राजनीति के लिए कोई चुनौती नहीं है, राजनीति उसी लकीर पर चल रही है। आज प्राइम न्यूज के दर्शक नई बात सुनना चाहते हैं। वो राजनीति में मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई संवेदनाएं नहीं होती हैं, अपना स्कोर है, कौन अपने वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो ये सारी चीजें राजनीति में। लेकिन इसका एक दूसरा भी तरीका हो सकता है। जैसे मैं बहुत नोएडा में भी आप देख रहे होंगे और भी जगह गाजियाबाद में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एनजीओ आगे आके मदद कर रहे हैं और सरकार ने उनको परमिशन दी है। जो भी डिस्ट्रिक्ट अधिकार, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या बाकी और लोग और भी जो भी, जैसे नोएडा में नोएडा अथॉरिटी परमिशन दे रही है, ऐसे परमिशन दी गई है उनको काम करने के लिए, उनको पास इशू किए गए। वैसे एक प्रोसीजर तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो इसमें सेवा भाव करने वाली सोच रही थी प्रियंका गांधी जी, तो उनको क्या करना चाहिए था, किसी एनजीओ को जो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से संभाल सकता था, उसको फंड दे देती और बोलती कि ये आप कर दीजिए, ये सेवा भाव होता। ये अगर जो वैसे ही सरकार। अच्छा, तो अब देखिए तालान साहब, इसमें तो ये हो गया कि ऐसा कर देते, वही सेवा भाव हमें कबूल है, वैसा कर दिया तो अब भाई एनजीओ उन्होंने अपनी सरकार से कह दिया, मान लीजिए वो थोड़ी देर के लिए गैर सैद्धांतिक है, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार से कह दिया। जैसे भी कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे स्वीकार भी कर लिया। भाई मुख्यमंत्री ने, सरकार ने कहा कि हम आपको स्वीकार करते हैं, आप बसें भेजिए। उन्होंने बसें भेज दी, तो कम से कम बाद में एक दूसरे की जो छीछा लेदर कर लेते, लेकिन मजदूरों को तो उनके गंतव्य तक पहुंचा देते। दोनों राजनीतिक दल इतनी संवेदना तो दिखा लेते। मेरा तो कहना ये, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये सब काम करना ही नहीं चाहिए। ना बीजेपी को करना चाहिए, ना कांग्रेस को करना चाहिए। अगर जो आपके पास बहुत सारा पैसा है, फंड है करने के लिए, तो सरकार को दीजिए। प्राइवेट एनजीओ इतना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, बहुत सारे, उनको दीजिए। आप ये जो छीछा लेदर की गई है, ये सब मत करिए। वो लोग सच में काम कर रहे हैं, आप करेंगे नहीं, लिहाजा इस आरोप प्रत्यारोप और इस सियासत से भी बच जाएंगे। बिल्कुल। अगर जो आपको बहुत ये करने का वो है कि हम सच में बहुत सेवा भाव है हम और ये करना चाहते हैं, तो आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जगह जगह पानी पिला रहे हैं। आपकी जो बात है तालान साहब, फिर तो प्रधानमंत्री मोदी की बात को काट रही है आपकी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि सारे राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर समाज का हर तबका,
हर एक व्यक्ति देखिए, जो जितना कर सकता है राजनीति, वो इस असाधारण स्थिति में देश की मदद करे। मैं हर एक राजनेता का, इस देश में जो भी राजनेता है, मैं उसका एक चीज बता देता हूं आपको, और इसको कोई नहीं काट सकता है मेरी बात को। अगर जो वो 2 पैसे का भी सेवा भाव करेगा, सबसे पहले एक रिपोर्टर को बुलाएगा, बोलेगा ये फोटो खिंचवाएगा, लोकल अखबार में कैसे पब्लिश हो मेरी चीज। इस राजनीति में देखिए ये कड़वी सच्चाई है। इस चुनौती में खूब हुआ ये, और ये खूब कितने सारे पैकेट बांटेगा, फोटो खिंचवाएगा, ये हुआ खिंचवाएगा। ये राजनीति की कड़वी सच्चाई, राजनीति प्रचार बहुत। अब देखिए हमारे साथ दिनेश जी और योगेश सोनी जी छोटी छोटी टिप्पणियां लेकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने बताया कि हमारे साथ अमित त्रिपाठी और विनोद सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, इसे किस नजरिए से देखा जाए? देखिए आज चूंकि कल से लेकर अब तक बहुत सारी बात हो चुकी है, सरकारें एक ही लाइन पर बोल रही हैं, सब पार्टियों के अपने अपने पक्ष हैं, कुछ 2-3 तरह के ही तर्क हैं जो इसके आसपास गढ़े गए हैं या बुने गए हैं, लेकिन कुल जमा बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो श्रमिक भाई हैं या मजदूर हैं, दोनों तरफ के तर्क सुनने में कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, लेकिन हमारा मजदूर बेबस ही रह गया। किसे आप ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं दिनेश जी? राजीव जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। हम कोरोना से लड़ते लड़ते आपस में लड़ रहे बैठे सर हैं जी, ये पोजीशन आ गई है। और देखिए ये लड़ाई का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि एक कांग्रेस ने एक ट्वीट कर दिया मालिनी अवस्थी पर जी, जो कि अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की पत्नी है। कारण क्या है कि उन्होंने जो प्रियंका गांधी को पत्र लिख दिया था और निजी सचिव को पत्र लिख दिए थे 2-3 इसके संबंध में कि आप बसें अरेंज कराइए और इसके फिटनेस वगैरह दीजिएगा। और जब कांग्रेस ने लगा कि ये तो बहुत ही एक गलत स्टेप उठ गया दिनेश, लेकिन वो दिनेश जी वो तो एक जिम्मेदारी और प्रोटोकॉल के तहत लिखे गए, उसमें कोई निजी मसला तो था ही नहीं। वो पत्राचार अवनीश अवस्थी जी को बाकायदा एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए करना पड़ा, इसलिए उन्होंने किए मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से, इसमें तो कोई निजी बात ही नहीं थी, कोई बात नहीं थी। लेकिन हिट किसको किया? मालिनी अवस्थी को। मालिनी अवस्थी उनकी पत्नी है। आज उन्होंने मीडिया के सामने में अपनी बात की, खैर ये एक अलग इश्यू है, उन्होंने इसको तूल भी नहीं दिया। वो ये नहीं कह रहे कि क्या नाम कि हम इस पर कोई बहस करना चाहते हैं जी, लेकिन कुल मिला के बात जो है वो ये है कि बसों का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा श्रमिकों को उनके घर भेजने का है। ठीक बात। सरकार ने, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर तो छोड़ी नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं। अगर कहीं कसर हमको नजर आती तो हम जरूर आज आपके पैनल को बोलते कि यहाँ पर ये इन्होंने गलती की है। बिल्कुल सही। हालात ये है कि देखिए कांग्रेस का 70 साल का अनुभव है साजिशें रचने का, झूठ गढ़ने का और ऐसे मौकों को राजनीतिक रूप से भुनाने का। ये 70 साल का अनुभव है। अब इन लोगों को जो बीजेपी वाले हैं या जो सरकार चला रहे हैं, ये लगे हैं कार सेवा में। इनको तो इस बात का अंदाजा था नहीं कि ऐसा भी अटैक शुरू होगा बसों के नाम पर। तो आज जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, अभी तालान साहब ने कितना अच्छा बोला है इस विषय पर कि भाई आप जो है जो भी कुछ कर रहे हैं, श्रमिकों का इसके अंदर क्यों आप उसके अंदर उत्पीड़न कर रहे हैं? श्रमिक तो परेशान है पूरी तरह से, उसको उसके घर तक पहुंचाने के लिए बसों की राजनीति कैसी? एक बात। दूसरी बात, ये बात सच है कि कांग्रेस सीधे नहीं कह सकती राज्य सरकार को या कोई राजनीतिक दल सीधे राज्य सरकार को नहीं कह सकता कि हम आपको यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जैसे बसों का मामला है, राजस्थान सरकार ने अपनी बसें खड़ी की। राजस्थान सरकार को वास्तव में राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को अप्रोच करना था कि साहब हम आपको बसें दे रहे हैं और अब लीजिए हमारे सबके सब वाहन वहां पर खड़े हुए। एक सरकार दूसरी सरकार को अप्रोच करती तो ये पूरा बखेड़ा ना बनता। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। अब इसमें क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी, इनकी मंशा थी कि एक वितंडा खड़ा किया जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक अध्यक्ष हैं, आजकल कोई पूछ तो रहा नहीं है, पहुंच गए वहां पर बॉर्डर पर और गिरफ्तारी देने शुरू कर दी अपनी। आखिर ये क्या है? ये केवल एक आप सनसनी फैलाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं? पॉलिटिकल स्टंट। सबसे कम मतलब इस वक्त में भी पॉलिटिकल स्टंट दिनेश जी आप इसे कह रहे हैं, इस वक्त में भी राजनीति करने से बाज न आने की प्रवृत्ति। बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस को बहुत महंगी पड़ेगी
क्योंकि जनता और जो श्रमिक वर्ग है, जो उत्तर प्रदेश है, पूरा देश है, इसको देख रहा है। किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया है जैसा कांग्रेस टीम क्रिएट कर रही है। अच्छा, हम और एक प्रियंका टिप्पणी दिनेश जी, हम देखिए सोनी साहब के पास जाए, इससे आगे बढ़कर हमने जैसा कि शुरुआत में कहा कि हम ये समझना चाहते हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि क्या देश की राजनीति उसी लकीर पर आगे बढ़ेगी या फिर जो शीर्ष नेतृत्व है किसी भी राजनीतिक दल का, वो जो कहता है, वो जो आह्वान करता है, उसको लेकर वो संवेदनशील भी रहता है। जैसे हमने अभी तालान साहब से दिनेश जी कहा, सोनी जी आ रहे हैं, विनोद जी आपका भी इंतजार है कि साहब अच्छा तो ये होता कि खूब एक दूसरे की लानत बनानत करते, लेकिन मजदूरों को बसें दे देते, है ना। बीजेपी खूब आलोचना करती कांग्रेस पार्टी की, लेकिन 400, 500, 600 जो भी ठीक होती, उनमें मजदूरों को बिठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया होता। कांग्रेस खूब आलोचना करती बीजेपी की, लेकिन वो बीजेपी की इस बात को मानती, भरोसा देती दिनेश जी कि हम राजस्थान और पंजाब में भी जो आप कह रहे हैं वो करेंगे और वहां भी हजार हजार बसें चलाएंगे। नहीं तो उसके जवाब में उत्तर प्रदेश से पंजाब बसें भेज दी जाती। ऐसा ही ऑफर बीजेपी पंजाब को या राजस्थान को कर देती। ये क्यों नहीं हो रहा है दिनेश जी हमारे देश में, इस असाधारण स्थिति में भी हम ये जानना चाह रहे हैं। ये तो वही फॉर्मूला है राजनीति का, ये फॉर्मूला 20 30 साल पुराना है। हम देखते हैं कि ऐसे ही फॉर्मूले निकल रहे हैं जैसे न्यू इंडिया का नारा दिया जाता है। ये नई राजनीति हमारे देश में कब शुरू होगी दिनेश जी, हमें चिंता इस बात की हो रही। अब हमको इस बात की आशा छोड़ देनी चाहिए कि हम इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जो जनता के सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं जी, उनको राजनीतिक दल इच्छा शक्ति के साथ एक साथ खड़े होकर समर्थन करेंगे। जहां पर कांग्रेस मौजूद हो, मैंने कहा ना कि 70 साल की हिस्ट्री में कांग्रेस ने और किया ही क्या है। आज हम उन चीजों को गिनाने नहीं बैठे हैं जी, क्योंकि बड़ा लंबा विषय खिंच जाएगा। आज तो हमारे पास ज्वलंत मुद्दा यह है कि श्रमिक वर्ग पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने जिस प्रकार की नौटंकी की है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसका कांग्रेस के पास कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत जल्दी से सोनी जी को जोड़कर, दिनेश सर बहुत जल्दी से सोनी जी को जोड़कर हम जरा कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि और बीजेपी के प्रतिनिधि को इस चर्चा में लाते हैं। सोनी साहब क्या देख रहे हैं आप, कोई नई रवायत या वही लकीर के फकीर होना जिसमें किसी को कुछ नहीं मिलता? क्या नजरिया है इस पूरी बात पर योगेश जी? तालान साहब का, दिनेश शर्मा जी का सुना, बहुत अच्छा लगा और मेरे भाई तालान साहब ने बहुत अच्छी चर्चा करी। राजीव जी, हम पे दोनों क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को उत्तर स्वयं है हमारे पास और डिबेट में वो चर्चा हम कर भी चुके। लेकिन मसला यही है कि आज की डेट में जो मजदूरों के ऊपर इतनी बड़ी सियासत इन लोगों ने कर दी है, इसके चलते मजदूर बड़ा समझदार हो गया। कहते हैं ना, हर बुराई में अच्छाई छुपी होती है। अभी अगर कांग्रेस को सहायता करनी थी, पहले कांग्रेस वाले पक्ष में आते हैं, फिर बीजेपी वाले पक्ष में भी आएंगे। यदि कांग्रेस को कोई सहायता करनी थी तो पूर्वी दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी के पास करीब करीब 500-700 मजदूर है, उनको जाने में समस्या हो रही है, तो उससे पहले वो यहाँ बस पहुंचा सकते थे। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, क्योंकि 2-2.5 घंटे पहले मैं वहीं रिपोर्टिंग पे था। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके चिराग तले अंधेरे वाली बात है। कांग्रेस को अगर जहां सहायता पहुंचाने वाली बात है, राजस्थान उत्तर प्रदेश की, वो वहां से वहां तक की चीजों को छेड़ दें, तो उसके आसपास अभी बहुत कुछ करने के लिए बाकी था। और मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं, जितना भी लुटियन जोन है उसके आसपास जितना भी गरीब आदमी, मैंने तमाम एनजीओ से वहां खाना पहुंचाया और वहां पर कोई खाने की कोई सुविधा नहीं थी। खैर अभी खाने का मुद्दा नहीं चल रहा, वो व्यवस्था एनजीओ ने करी, सरकार ने किसी ने नहीं करी। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो विपक्ष में बैठा केजरीवाल सरकार, सॉरी ये कांग्रेस सरकार हो या ये स्टेट सरकार हो, किसी ने कुछ नहीं करा। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं। अब दोनों चीजें कही, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, यदि कितना ही वाद विवाद था, वो बसें आ गई तो बीजेपी को अनुमति दे देनी चाहिए थी। आखिर कुछ लोग तो गंतव्य पे पहुंचते। 1 मिनट इस धूप में गर्मी में बाहर खड़ा रहना कितना कठिन है। इतना सरलता से हम एसी और घरों में बैठ के इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। यदि धरातल पर देखा जाए और जमीन पर उतरा जाए तो ये भूखे प्यासे, क्योंकि बाहर कोई खाने की ठेली नहीं, कोई खाने की दुकानें नहीं, कोई आसपास वैसी दुकान नहीं जो ये खा ले। ये भूखे तड़पते बेचारे परेशान होते मजदूरों को देखा है। वहीं कांग्रेस की अब चर्चा करें तो कांग्रेस ने
कोई अगर आपको काम करना, जहां आपकी राज्य की सरकारें, वहां की जो लोगों की परेशानी है वो भी आप पूरी कर सकते हो, लेकिन नहीं। तो यहाँ से वही तो बात हो रही है कि भाई अपना अपना प्याला बेच लो, अपनी अपनी राजनीति चमकारो। हम तमाम डिबेटों में ये चर्चा करते रहे आपके साथ भी कि ऐसे समय पे राजनीति मत करो। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अंत में वही हुआ जिसका हमें डर था। एक बात जो बात होती है उसका फसाना हमारे देश की विपक्ष पार्टी या बैठे मौजूदा सत्ताधारी दल सोनी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अभी तालान साहब कह भी रहे थे सियासत कोई चूक नहीं करती है ना, और आपने कहा सियासत में संवेदना नहीं होती, लेकिन संवेदना बात है, ये बात कहते हुए और सोनी साहब प्राइम न्यूज के दर्शक देख रहे हैं, प्राइम न्यूज के दर्शक देख रहे हैं कि सियासत की बेरहमी किस कदर निकलकर सामने आ रही, चाहे कोई पक्ष हो। हम तो ये देखते हैं कि कभी भी कोई पक्ष चूकता नहीं है अपनी सियासत को करने से, वो उससे बाज नहीं आता। अब जरा हम पॉलिटिकल प्रतिनिधि को ले आए, पीड़ा बहुत है। पॉलिटिकल प्रतिनिधियों को ले आए योगेश जी, फिर हम अगले हिस्से में आपके पास आएंगे। हम जरा विनोद जी और अमित जी को लाना चाहते हैं। सबसे पहले अमित जी आपके पास आना चाहते हैं। इनकी कमियां गिनाने के बजाय क्या कोई सकारात्मक बात हमें बताई जा सकती है? क्योंकि देखिए हम पार्टी के पक्ष सुबह से लेकर आज दिनेश शर्मा जी ने जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3:30 बजे के आसपास प्रियंका जी आ गई, इस सब के बीच में अजय लल्लू को जमानत मिल गई, फिर उनको लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनको लेकर पहुंच गई या पहुंच रही होगी, वो सब हमने देखा है, जाना है। कोई नई खुशबू नहीं आ रही है, वही एक सेट पैटर्न है कि साहब हम करने नहीं देंगे, आपको माइलेज मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, हमारी किरकिरी हो जाएगी वगैरह वगैरह, आपको करना है पहले वहां करो जहां आप सरकार चला रहे हो, है ना। ये इनके परिपेक्ष से। आपके परिपेक्ष से ये है साहब कि अगर ये पहुंच जाते हमारे मजदूर, आप चिंता कर रहे हैं 12,000 से ज्यादा बसें चल रही हैं श्रमिकों को लाने के लिए, 27,000 चल रही हैं, 200 300 400 500 जितनी भी सही थी अमित जी चल जाती तो क्या बुरा हो जाता। मजदूर पहुंच जाते, आप इनको खूब कोसते रहते। न सरोकार संवेदनशीलता इन्होंने दिखाई और न आपने दिखाई, तो क्या फर्क है दोनों में, ये तो समझाइए अमित जी। देखिए राजीव जी, मैंने सबको सुना, मैं अपनी बात कह देता हूँ आपसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर सबसे ज्यादा श्रमिक प्रवासी मजदूरों की चिंता की है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। मान ली बात सही है। सुनिए, आप ही जानते हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जितनी ट्रेनें चल गई उसकी आधी भी कोई भी राज्य में नहीं चली। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा ट्रेनें सिर्फ श्रमिक मजदूरों को लाने के लिए लगी है, 12,000 से ज्यादा बसें उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि 1000 बसें आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में देना चाहती है, देनी चाहिए। हमारी सरकार ने उसको माना भी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि हम जो पैटर्न था उसकी जो जांच है, जो बसें थी उनको देखना भी हमारी जिम्मेदारी थी कि बसें किस तरीके से किस रूप में आई हैं उनको भी। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस ने मजदूरों के ढोंग और पाखंड को किस तरीके से सामने रखा था और ये आंसू जो ढोंग के बाहर है तो उसको हम लोगों ने अमित जी हम आपसे जो जानना चाह रहे हैं आप भी बोलिए, आप ही हमने क्या कहा कि कोई नई खुशबू नहीं आ रही। कांग्रेस का पाखंड जो हमने देखा ही, उस पाखंड को लेकर हम इनसे सवाल करेंगे, इनके प्रतिनिधि हैं। लेकिन हमें अच्छा लगेगा, प्राइम न्यूज के दर्शकों को भी अच्छा लगेगा अमित जी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते आप अपनी पार्टी के पाखंड पर कुछ रोशनी डालेंगे। सारे लोग सहमत हैं इस बात को लेकर कि आप इनकी खूब आलोचना करिए, खूब पानी पी कर इनको कोसिए, इनको कोई पॉलिटिकल माइलेज मत लेने दीजिए। एक राजनीतिक दल होने के नाते ये आपके प्रतिद्वंदी दल है। लेकिन अमित जी, आप भी तो श्रमिकों को उनका लाभ नहीं पहुंचने दे रहे हैं भाई। अगर 200 300 400 500 जो आप सही मानते हो, वैसे 500 से ज्यादा बसें उत्तर प्रदेश की सरकार सही मानती है, उन बसों का इस्तेमाल कर लेते भाई। 12,000 बसें आप चला रहे हैं, 12,500 चल जाती 2-3 दिन, पहुंच जाते बेचारे मजदूर और श्रमिक, क्या दिक्कत हो जाती? अच्छी बात तो ये होती, इसका उत्तर दीजिए ना। राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चलने देनी चाहिए, चलने भी दी जाती, लेकिन अगर उसकी जो क्रिया है, कायाकल्प है, वो सही होना चाहिए था, सही रूट होना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी विषय क्या है कि हमारी सरकार ने जैसे इन्होंने हमें ऑफर किया, हमने उसको तुरंत नहीं माना। हमने कहा अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, जनता की मदद करना चाहते हैं, तो हम उसको हाथों हाथ हमने वो ऑफर दिया। लेकिन जब उसमें चीजों को हम लोग लागू करने के लिए आगे बढ़े तो उसमें इतनी सारी कमियां निकल के आ गई। अभी सड़क, भगवान नहीं करता कोई सड़क हादसा हो जाता, किसकी जिम्मेदारी होती? हमारे ही सरकार को कहा जाता। हमारी सरकार की
जिम्मेदारी है मजदूरों की हितों की चिंता करना। और जिम्मेदारी आप लोग बड़े अच्छे से निभा ही रहे हैं अमित जी, जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा ही रहे हैं, निभा रहे हैं ना जिम्मेदारी। औरैया में, और देखिए हम चाहते हैं कि वो तर्क रखे ना जाए क्योंकि बहुत पुराने हो गए। औरैया में जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में जो लोग मारे गए, जिनकी लाशों को एक गाड़ी में डालकर भेजा गया, आरोप ये लगता है कि उनके साथ साधारण मनुष्यों को भी, उनके परिजनों को भी उसी गाड़ी में बिठा दिया गया। तस्वीरें ये आई कि प्रयागराज में वो एक टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी रुकी रही, 3-4 डेड बॉडी उसी गाड़ी में पड़ी रही और 5-6 लोग उसी गाड़ी में 5 घंटे तक, 6 घंटे तक गर्मी में वहीं बैठे रहे। इसकी किसकी जिम्मेदारी थी? किसी ने ली इसकी जिम्मेदारी? मैं आपको 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं, इस पर बताइए ना साहब। भाई सैकड़ों कमियां हैं किसी भी सिस्टम में, और सुनिए, किसी भी सिस्टम में सैकड़ों कमियां हैं। मेरी बात सुनिए, किसी भी सिस्टम में सैकड़ों कमियां हैं। कमियां को दूर करिएगा, 100 नियम बनाइए, नियम को लागू भी कराइए, लेकिन चुनौतीपूर्ण असाधारण स्थिति में एक क्या रवैया होना चाहिए? हम ये क्या, अगर वाकई इतनी रिजिडनेस थी तो इनको कोई परमिट नहीं करना था। भाई इससे भी बड़ी बात यह है अमित जी कि अगर इतनी इनके पास तैयारी नहीं थी या इनकी बसों का इतना फिटनेस ये सब था, इनको आप मत परमिट करते, इनको कहते कि नहीं हम कोई अनुमति आपको नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम है, हम खुद मजदूरों को ले जा रहे हैं और अच्छे से ले जा रहे हैं। आप इसके अलावा जो करना चाहते हैं करिए, हम कोई अनुमति आपको बसों को चलाने की नहीं दे सकते। क्या आंसर है इस बात का, बोलिए। देखिए राजीव जी, मैंने आपसे कहा, जो आपने जो बात बताई कि ट्रक के अंदर एक तरफ डेड बॉडी और दूसरी तरफ इंसानों को, किसकी जिम्मेदारी थी? वो उनके के, मैं आपको बता दूं, उनके ऊपर जांच के आदेश तो उन अधिकारियों के उसको जांच की रिपोर्ट भी मांगी गई है। घटना तो हुई ना अमित जी, मैं जिस नजरिए से पूछ रहा हूं, भाई घटना तो हुई ना, आपने भेजा ना, आपने भेजा ना भाई उनको। अभी अब आप जांच करा रहे हैं, लेकिन आप इसकी भी खूब जांच करा लेते। एक एक बस के फिटनेस सर्टिफिकेट की आप जांच करानी चाहिए, लेकिन निवेदन यही तो था इनका या किसी का भी, या तमाम पैनल में बैठे लोगों का, कि कृपया करके मजदूरों को घर छुड़वा देते। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर जिस तरीके से सबसे ज्यादा केसेस है, वहाँ पे एक भी ट्वीट प्रियंका गांधी क्यों नहीं करती? अरे इस बात पर 100 बार घेरिए अमित जी, अमित त्रिपाठी, इस बात पर 100 बार घेरिए, इस बात पर दिन में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, इस बात पर प्रदर्शन करिए। कमाल, आप दोनों लोग, दोनों राजनीतिक दल अपनी रशाकशी में श्रमिकों को, मजदूरों को मोहरा बना रहे, जो बेचारा पहले से परेशान है, जो 2 महीने के लॉकडाउन में पहले से परेशान है, उसकी सहूलियत और सेवा की बात करते हैं, और दोनों अपनी राजनीति उसमें तलाशते हैं। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है। अब अमित जी जरा हम एक बार संवाद कर लें विनोद जी से। अच्छा बोलिए, आप बोलिए, फिर हम विनोद जी के पास जाए। बोलिए अमित जी, बोलिए, बात रखिए। कहना चाहता हूँ, मैंने इतना ही कहा, देखिए ये महामारी बहुत बड़ी है, विश्व की महामारी है, ये संकट आएंगे। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये कमियां हैं, ये मैं हमारी सरकार भी मानती है, हम ये कभी नहीं कहते हमने सब अच्छा कर दिया, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो निरंतर लगा हुआ है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, और हम ईमानदारी से मानते हैं कि ये चीजें जो गलतियां हुई उसमें भी सुधार करने का प्रयास लगातार करें, हम कभी भी नहीं कहते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि 1000 से ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई? आप मुझे बता दीजिए, एक बीघा से ज्यादा प्रभु, सारी चीजें ठीक है अमित जी, सारी चीजें ठीक है। इतनी ट्रेनें आई, इतनी बसें आई, उसमें अगर 500 और आ जाती तो वो किसी को सुविधा ही दे देती, किसी को कोई दिक्कत नहीं देती। खैर देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, फिर दोहरा रहा हूं कि हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ नई खुशबू, कुछ नए तर्क, कुछ नई स्थिति निकलेगी। अगर ऐसे ही सब होगा तो फिर तो अपनी ढपली अपना राग है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इस पूरे पैटर्न में सुनिए ना अमित जी, हमें देखिए विनोद जी के पास जाने दीजिए। एक अमित जी, हमें जरा विनोद जी के पास जाने दीजिए। इस पूरे पैटर्न, अब देखिए, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, इस पूरे पैटर्न में अगर स्थिति वही बनी रहेगी तो फिर क्या है? कोई ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। गरीब, मजदूर, श्रमिक सैकड़ों बार इस देश में मोहरा बना, एक बार और बन गया तालान साहब। 70 साल का इतिहास यही है, आप भी लोग कहते हैं। तो जब इतिहास आप लोगों ने बदला तो उस गरीब के लिए क्या बदला, हम ये जानना चाह रहे हैं।
भाई आप मुझे इतिहास बता नहीं, दीजिए। इतिहास में आज और गरीब के लिए क्या आज बदल लोगों के गया? अकाउंट अगर में ये नहीं सीधे कुछ कर पैसा पाए तो पहुंचा। आपने कौन सा 40 कुछ कर करोड़ से लिया? ज्यादा हमें लोगों तो के चिंता है इस अकाउंट बात में की। सीधे पैसा अब दिया एक बार गया। विनोद सिंह के इसमें पास कोई जाना, खिलौना नहीं अब है। एक बार विनोद सिंह के पास इस जाने तरीके दीजिए, की बात कर रहे हैं। इस उनकी भी तरीके तो से जिम्मेदारी नहीं हमें देखने दीजिए। मैं अमित आपसे जी, बहुत जिम्मेदारी से अमित ये जी, कह रहा अब हूं देखिए भाई, कि हम अपनी आपकी नीतियों बात को आ लागू गई, कर रहे हैं अमित और त्रिपाठी बढ़िया जी है, आपकी उसको बात आ सुधारने गई। का अब जरा प्रयास कर रहे विनोद जी को जोड़ने दीजिए, आपकी बात आ गई, सुनिए, हम उन्हें भी सुन लें कि वो क्या कहते हैं। विनोद सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि आप यहाँ चलाइए, आपको अनुमति मिल जाए, हमारी शुभकामनाएं। हालांकि अब तो 4 बजे के बाद आप लोगों ने वापस भेज दी हैं, जो कमियां अब रह गई वो आगे आप दूर कर लें। लेकिन ये बताइए कि सारा इंटरेस्ट आपको उत्तर प्रदेश में है विनोद जी, सारा इंटरेस्ट। राजस्थान में, महाराष्ट्र में और पंजाब में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा क्यों है? सारे लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जितनी चिंता आप उत्तर प्रदेश के मजदूरों की कर रहे हैं, उसकी आधी भी अगर आपने महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान की कर ली होती तो आप उत्तर प्रदेश की तुलना में कई हजार श्रमिकों को अब तक मदद पहुंचा चुके होते। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? जवाब दीजिए। राजीव जी, आज मैं प्रयास करूंगा और आपकी बात का स्वागत करते हुए समर्थन, जो आपने कहा नई बात हो और कुछ सार्थक चर्चा के लिए आप जाने जाते हैं, इसीलिए आपके दर्शकों को बड़ा इंतजार रहता है आपके कार्यक्रम का। मैं कांग्रेस के पक्षकार की तरह अलग से एक आम आदमी की तरह आज मैं अपना विचार रखूंगा। देखिए, मन बड़ा व्यथित है। ये देश परोपकार का देश है, सेवा का देश है। आपत्ति विपत्ति में दुश्मन भी पड़ा रहता है तो सहानुभूति दर्ज करता है। ये गांधी और कबीर का देश है, तो कबीर की उसी मनोभाव से मैं शुरू करता हूं और भारत सरकार को कहता हूं, प्रधानमंत्री जी को कहता हूं, दुर्बल को न सताइए, वाकी मोटी हाय, बिना सांस की चाम से लौ भस्म हो जाए। देखिए, सवाल इसको तकनीकी तौर पर देखेंगे, नीति गिटी के ग्राउंड पर देखेंगे तो आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाएगा, 1 घंटा हम चले जाएंगे। हमारे जैसा साधारण आदमी, जो भी पैनलिस्ट है भाजपा के समर्थित लोग हैं, ये बहुत चालाक है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन आपका दर्शक जो बहुत सरलता से स्वीकार कर सकता है, इसमें नुकसान कौन हुआ, सबसे ज्यादा सफर कौन हुआ इस घटना से। भूल जाइए कांग्रेस, भूल जाइए भाजपा। जो थोड़े लोग 10 बसें खराब थी, 50 बसें खराब थी, 100 बसें खराब थी, मैंने माना अनफिट थी, लेकिन वो बाकी 900 बसें भेज देते, उसमें कितने लोग पहुंच जाते, अपने परिवार से मिल लेते। आज वो विवश है। देखिए, ये सवाल अमित जी आएंगे, आप सुन लीजिए, पूरा मौका हम देंगे, आप आंसर करेंगे। उससे बचाने का खेल है और ये खेल 30 जनवरी जब पहला केस आया तभी से चालू है, क्योंकि ये सरकार मजदूरों को बहलाने के लिए, भावनात्मक उनसे खेलने के लिए डबल इंजन की बात करती है, बुलेट ट्रेन की बात करती है। आज न बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो रहा है, न डबल इंजन दिखाई दे रहा है, सारे लोग उदासीन मौन व्यवस्था में। अगर कांग्रेस पार्टी, और मैं योगेश जी का बड़ा सम्मान करता हूं, योगेश जी ने दिल्ली की बात कही, ऐसे निष्पक्ष लोगों का स्वागत होना चाहिए। मानव दिल्ली में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, आपको सरकार की उम्मीद कांग्रेस से, मैं मानता हूं आपके भावनाओं का हम कद्र करते हैं। हम उसी भावना और सेवा भाव के तहत हमने बाकायदा लिखित में अनुमति मांगी, सारा डिटेल सरकार ने दिया। विनोद जी, वाणी को थोड़ा सा विराम दे, सवाल को लेते चले तो कुछ सवाल भी आप तक पहुंच जाएंगे। यहां मजदूर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन सवाल हो सकता है कुछ पहुंच जाए। आपने कहा दुर्बल को न सताइए, हम फिर उसी बात पर आ रहे हैं कि दुर्बल केवल उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं आपको, दुर्बल राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब में नहीं दिख रहे हैं? आप बताइए, नहीं दिख रहे हैं क्या? क्यों वहां के दुर्बलों की चिंता? यानी सीधा सवाल यह कि आप भी इतनी सिलेक्टिव चिंता क्यों कर रहे हैं? भाई, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है ना प्रियंका गांधी। विनोद जी, कांग्रेस पार्टी की कोई क्षेत्रीय नेता तो है नहीं, तालन साहब कोई क्षेत्रीय नेता है? शीर्ष नेतृत्व है, यानी उनकी जो चिंता होनी चाहिए वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, सबसे पहले वहां होनी चाहिए जहां आपकी पार्टी सरकार चला रही है। तो भाई, या तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में सब अच्छा हो गया है, वहां कोई जरूरत ही नहीं है ना, जन्नत उतर आई है इस चुनौती में भी, वरना ऐसा कैसे? नहीं, विनोद जी, कैटेगराइज सवाल है, ऐसा कैसे है कि सब चिंता वहां की छोड़ के जहां आप सरकारों में है, बल्कि उन सरकारों का रिसोर्स लेके आप उत्तर प्रदेश की चिंता करना चाहते हैं और वहां अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं? यह आरोप लग रहा है, तुरंत जवाब दीजिए इस बात का। देखिए राजीव जी, कांग्रेस शासित प्रदेश सरकारें अपना काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ कई बार औपचारिक घोषणा पत्र में दोनों प्रदेश और केंद्र सरकार ने उसको माना है। मैं देखिए, आज इस समय परस्पर सहयोग के माध्यम से क्या हो सकता है, ये हमारी पहली शुरुआत थी। हम चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, ज्यादा प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार से आते हैं, तो उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बहुसंख्यक आबादी में जो प्रवासी मजदूर हमारा बॉर्डर पे है, उसके पीछे कारण था। देखिए, 1000
1000 बसें अगर ये सुचारू रूप से चल जाती तो हम दोबारा जहां और लोग फंसे इस मॉडल को लाते। ये झूठ और जुमले का मॉडल नहीं है, ये सेवा भाव से ओतप्रोत वाला मॉडल है, ये कबीर का मॉडल है, ये परोपकार का मॉडल है, ये गांधी का मॉडल है, ये हिंसा गोली और खोड़से वाला मॉडल नहीं है, ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त वाला मॉडल नहीं है। दिनेश जी जैसे वरिष्ठ नहीं, ये सियासी अपॉर्चुनिटी का भी तो मॉडल है विनोद जी, ये सियासी अपॉर्चुनिटी का कोई मॉडल नहीं। अरे विनोद जी, आरोप ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का मॉडल है, जिस मॉडल को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है। मैं जवाब देना चाहता हूं। वो हमारी संवैधानिक और जिम्मेदारी नहीं है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मानवता की जिम्मेदारी के दृष्टि से सबसे काम किया है। इसकी संवैधानिक जिम्मेदारी गंतव्य तक पहुंचाने की सरकार की है। अमित जी आंसर करें। अब विनोद जी जल्दी से अमित जी को लेकर, आपकी बात पर अमित त्रिपाठी को लेकर तीन विश्लेषक आज हमारे साथ हैं, उन्हें जोड़ना चाहते हैं। बोलिए अमित त्रिपाठी आंसर करिए। वो कह रहे हैं कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, इस नैतिक जिम्मेदारी का वो निर्वहन करना चाहते थे, आप लोगों ने करने नहीं दिया। बोलिए त्रिपाठी जी। राजीव जी अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ ये 1000 बसें यहाँ से चली गई तो क्या ये कम अपनी बसें को महाराष्ट्र भेजेंगे? पहला प्रश्न। दूसरी चीज है, मैं पूछना चाहता हूँ, आज इन्होंने शायद अपनी ही विधायिका अदिति सिंह का ट्वीट नहीं देखा, जिन्होंने योगी जी के पहले ही खुद जवाब का वार्ता को दे दिया है कि कैसे योगी जी की सरकार ने निरंतर काम किए हैं प्रदेश की जनता के लिए। मैं दूसरी चीज और कहना चाहता हूँ, राजीव जी समस्या क्या है? समस्या ये है सुन के ही तो जवाब दे पाएंगे। सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। विनोद जी सुन लीजिए, 1 मिनट के लिए जवाब दे रहे हैं, फिर आपको पूरा मौका मिलेगा आंसर करेगा। बोलिए अमित जी, बोलिए। विनोद जी सुन, अरे सिंह साहब सुन लीजिए। विनोद जी एक बात सुनिए भाई, सुन के ही तो जवाब कोई भी दे पाएगा, सुन तो लीजिए। अब बोलिए त्रिपाठी जी, खत्म करिए। हाँ त्रिपाठी जी खत्म करिए, बोलिए। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ, राजीव जी आप अपने ट्विटर हैंडल पर जाइए, आप देखिए इनके नेता कैसे झूठ फैला गए। सर जो इनके ट्विटर रामा जी है उनके ट्विटर पर आ जाइए, वो पटना जैसी गरीब की रोहिंग्या मुसलमान की फोटो ट्वीट करके भारत में उसका नाम लगाते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी जो एक ट्रक पे चढ़ती बच्ची है, उसको वो जो ट्रक पे चढ़ा गए वो छत्तीसगढ़ का सीन है। विनोद जी आंसर कीजिएगा, लेकिन एक बार हम पैनल विनोद सिंह जी आंसर करिएगा, लेकिन एक बार हम तालान साहब, दिनेश जी और योगेश सोनी जी को ले आए। एक मिनट, त्रिपाठी जी थमी, 1 मिनट थमिए, क्योंकि हमने शुरुआत में एक सवाल और रखा था कि जब हम उसी रवायत पर लौट रहे हैं और तालान साहब बार-बार, दिनेश जी बार-बार इस बात की चिंता करते रहे, हम लोगों ने बड़ी संवेदनशील चर्चाएं कोरोना को लेकर की हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि वो ढर्रा फिर वापस आ रहा है। तालान साहब, लाख पार हो गया, हम सब अब भूल रहे हैं और वापस उसी सियासत के ढर्रे पर आ रहे हैं। 3 दिन से एक मुजाहिरा आपने देखा ही है, तो फिर इस कोरोना का क्या होगा सर? सबने कह दिया कि जीने की आदत डाल लो, अब तो साथ रहेगा, अब इतने साल कहीं जाने वाला नहीं है, यानी अब बिल्कुल हम उसी सिस्टम पर आ रहे हैं। ये कोरोना भी हमें बदल नहीं पाएगा, हमारी रवायतों को कतई नहीं बदल पाएगा, सियासत उसी ढर्रे पर चलेगी। अब खतरा कम हो गया है, कोरोना कमजोर हो गया है, या हमने सोचना बंद कर दिया, क्या है? नहीं देखिए, जहां तक सरकारों के सवाल है, प्रदेश और केंद्र सरकार का सवाल है, सबने सोच लिया है। इतना तो जहां तक ये कह नहीं पा रहे हैं कि आपको हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी। इन्होंने ना सबको अब ये सब खोलने वाले हैं कि अब आप हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करिए और उससे कोरोना से लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये सब यहाँ फेल रहे हैं। कोरोना को देखिए, लॉकडाउन रहा इतने दिन, एक इसको अब इस दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखिए कि एक तरीके का फेल लॉकडाउन है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वो ठीक है, रेट कम हो सकता है, महत्वपूर्ण बात है, सुनिएगा और सारे पैनलिस्ट इस पर जिम्मेदारी से जवाब दें। रेट कम हो सकता है। देखिए जब केंद्र सरकार, हम ये क्यों पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार, आईसीएमआर जो बहुत जिम्मेदार संस्था है जी, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। इवन बहुत दिनों के बाद, तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह बताया गया कि अभी भी हम दुनिया के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं, और आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल है। नहीं, क्यों? मुकाबला किससे करना है? किसी मतलब बीमारी से मुकाबला करना है ना, हमें कंपैरिजन अमेरिका से थोड़ी करनी है, हम कितना रोक पाए। ऐसे अगर जो हम कंपैरिजन वियतनाम से करें, वियतनाम ने बिल्कुल इसको कंटेन कर दिया है कोरोना को अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ देखिए, इसको मैं फेल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि
जो जिस कर्व की हम शुरुआत में बात करते हैं कि फ्लैट टर्न होगी, फ्लैट टर्न होगी, हुई नहीं, वो लगातार उल्टा बढ़ गई, बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात, दुखद बात यही है कि वो बढ़ रही है, इसलिए लॉकडाउन को मैं फेल बोल रहा हूं। अगर जो बीच में कई बार नीचे आते कर्व तो हमें पता चलता है कि एक बार भी नहीं है। एग्जैक्टली। और इसमें ना ये नहीं है कि मैं सरकार को दोष दे दूं कि सरकार ने कुछ ये लॉकडाउन कर दिया, लोगों ने पालन नहीं किया या कुछ मिस्टेक हुई होंगी जो भी हुई है, लेकिन एक कोशिश की गई जिसमें हम फेल रहे। वो बीमारी है और उसके कुछ अपने लक्षण फैलने के तरीके हैं, वो रुकेगी नहीं। इसीलिए सरकार, कोई भी प्रदेश सरकार या राज्य सरकार ये नहीं बोल पा रही कि हम हर्ड इम्यूनिटी के लिए अब आपको खुला छोड़ रहे हैं। लोगों को ये धीरे धीरे समझना है कि हमें अब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी है और धीरे धीरे निकलना है और विद प्रिकॉशन निकलना है। अगर जो निकलेंगे तो जैसे यूथ है, यूथ इसके लिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है। बुजुर्ग लोग नहीं निकलेंगे तो वो बच जाएंगे, लेकिन यूथ के पास उतनी कैपेसिटी होती है, वो जवान है कि वो इसके लिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाए। दूसरी बात मैं राजनीति के बारे में कहना चाहता हूं, हर एक राजनेता, विनोद जी, अमित जी सब बोलेंगे कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते और सबसे ज्यादा करेंगे, सब राजनीति करेंगे। ये ना आज से नहीं है, राजनीति का सदियों से ऐसा ही चरित्र रहा है। लेकिन मेरी अपील आप सबसे एक है कि आप राजनीति करिए, क्योंकि आप राजनेता हैं, वो आपका काम है, लेकिन गंदी राजनीति मत करिए। सबसे बड़ी बात, दुखद बात यह है कि इस देश में ना जो अब राजनीति देख रहे हैं, गंदी राजनीति। बात पर एक बात ध्यान आ गई, फिर हम दिनेश जी के पास जाएं और वहां सोनी साहब को जोड़ें। देखिए, राजनीति कहां होती है? डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी की अवधारणा क्या है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अब ये मजदूर और श्रमिक कौन थे? ये इसी देश के लोग जिन्होंने ये देश बनाया। हमने इस पूरी राजनीति में इन्हीं को ही सबसे नीचे, बस आ रहे सर, एकदम आ रहे एकदम सबसे नीचे छोड़ दिया। केवल राजनीति की चिंता रही हर तरफ से, लेकिन जिन पर राजनीति करते रहे या आगे करनी है उनकी चिंता हमने छोड़ दी। दिनेश जी एक कमेंट चाहते हैं इस पर कि क्या लॉकडाउन फेल रहा और क्या सरकारों ने अब यह मान लिया है कि नहीं, अब हमें हर्ड कम्युनिटी की तरफ, क्या आपने बोला शब्द? हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ना है। दिनेश जी? नहीं, मैं तालान साहब की इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं कि लॉकडाउन फेल हुआ। क्या इसके लिए मोदी जी घर घर जाएंगे, तालान साहब के मेरे घर पर आएंगे कि भाई घर से बाहर मत निकलना? उन्होंने एक विशेषज्ञों के कहने पर, विशेषज्ञों की राय पर एक गाइडलाइन बनाई और उस गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने देश को बताया कि ये एक समाधान है हमारे पास। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत कैसी है? बिल्कुल सही है। क्या आपके पास वैक्सीन थी? जब तक कि इसकी कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है तब तक हमको कुछ ऐसी गाइडलाइन का सामना करना ही पड़ेगा कि आप डिस्टेंस बना के रखिए, दूरी बना के रखिए। एकदम से दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे बिहार बॉर्डर पर, क्या नाम है, दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर, और कहेंगे कि लॉकडाउन फेल। जमुना किनारे पहुंच जाएंगे, कहेंगे लॉकडाउन फेल। बसें लगा दी गई, कहने की लीजिए साहब हमने लगा दी बसें, और कल के दिन को ये कहते हैं कि डीजल कहां से आएगा? बसें तो चला दी, फिर डीजल के ऊपर राजनीति होती है, साहब बसों को डीजल नहीं मिल रहा है। देखिए, बहुत ही क्लियर बात है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजीव जी, मैं पहले से एक बात बोलता आया हूँ जी, ये जो सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है, ये पैकेज नहीं है, ये एक आग है। केंद्र सरकार इस आग में जल जाएगी। बिल्कुल है। यदि इस पैकेज, विनोद जी सुन लीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा, एक बार दिनेश जी को पूरा करने दीजिए। बोलिए दिनेश जी, बोलिए। आपने आग है, एक मिनट विनोद जी सुन लीजिए, विनोद जी सुन लीजिए। केंद्र सरकार के सामने और राज्य सरकारों के सामने एक मुझको और तालान साहब को जवाब देने की बहुत बड़ी चुनौती है कि जो पैकेज आपने अनाउंस किए हैं रात के, आप उनको ईमानदारी से तत्काल लागू कराने शुरू करिए। सारे आरोपों का ये बहुत बड़ा जवाब होगा। नहीं तो इसका बड़े भारी नुकसान होंगे। नहीं तो प्रियंका जैसी नेता जिसकी राजनीति की कोई सीमा ही नहीं है, या जैसे विनोद सिंह जी ने हमारे कहा कि दुर्बल को न सताइए झांकी मोटी हाय। भैया बात तो सही कही आपने कि निर्बल को सताने में कांग्रेस देश तोड़ गई। हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस अगर सत्ता से बाहर गई है देश से तो निर्बल को सताने के चक्कर में गई है और कोई नजर नहीं।
तो कृपा करके विनोद जी मौका देंगे, सुन लीजिए एक बार, सोनी साहब के पास जाएंगे, आपको पूरा मौका देंगे, जवाब दीजिएगा त्रिपाठी जी की बात का, दिनेश जी की बात का। हाँ बोलिए शर्मा जी, हम बोलिए। जो बहस कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हम तथ्यात्मक तरीके से किसी चीज को निरुत्तर करेंगे तो बात समझ में आती है। लेकिन ये कह देना तलान साहब कि लॉकडाउन फेल हो गया, नहीं, ये आप कैसी मेरा बात हो गई परिप्रेक्ष्य नहीं कि समझे। एक शोरूम पर मैंने एक आदमी उसको गया कर और के- उसने एक फ्रिज देखा, कर आपने को कहा एक ये तो तरीके फ्रिज से- बेकार है। अरे हमने तो नहीं, कह दिया मैंने- फ्रिज बेकार है। आप उस कंपनी से दिनेश पूछिए ना, जी, दिनेश जिसने जी, शोरूम पर आप मेरा दिनेश जी, परिप्रेक्ष्य तालान नहीं साहब कह समझे। रहे हैं कि उनका पर्सपेक्टिव कुछ और था कहने का, वो एक बाकायदा कर्व का, और ये बात सही है कि कर्व एक बार भी दिनेश जी नीचे नहीं आया है, वो इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे कि कम से कम उसका एक दो कारण बार है ही जी, सही कर्व को उसका नीचे कारण आना है चाहिए कि था, हमारे देश जिस की पर जनता आपने ने उत्तर उसको- दिया कि साहब हमारे प्रधानमंत्री देश की घर घर जनता ने समझाने नहीं लॉकडाउन का जाएंगे। मजाक उड़ाया है। नहीं, जिस पर माफ आपने कीजिएगा। उत्तर दिया कि प्रधानमंत्री घर घर समझाने नहीं जाएंगे, वो कर फ्लैट या नीचे तब होता जब लोग उस अनुशासन को मानते। शायद आपका भाव यही था, अगर कुछ और हो तो वो रख दीजिएगा। हम जल्दी से इस सवाल पर सोनी जी को लाना चाहते हैं। सोनी जी, आप क्या सोचते हैं इसे लेकर? देखिए जनाब, मसला क्या है कि हमारे राजनीतिक पार्टियों के पास माल बहुत है बेचने के लिए, बस खरीदार चाहिए। अगर मैं मजदूरों की पीड़ा की दूसरे तरीके से चर्चा करूं, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हमें सिर्फ उनकी समस्या इतनी नजर आ रही कि यहाँ से वो 300 किलोमीटर चले गए या 500 किलोमीटर चले गए, लेकिन उस सफर का अगर 1 किलोमीटर को भी अगर हम खुद समझ लें और हम इस बात को महसूस करें कि वो 1 किलोमीटर हमें भी चलना पड़ रहा है, जनाब बड़ी आफत है। देखिए तर्क वितर्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम प्राइम न्यूज पर एकमात्र ऐसा चैनल है जो मुद्दों के सॉल्यूशन पे भी काम करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दल के नेता बैठे हैं, मेरे मित्र पत्रकार राजनीतिक विशेषज्ञ सभी बैठे हैं कि उनकी पीड़ा को समझो, उस पर राजनीति मत करो। क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले भी देखा और लगातार मैं इस मसलों की कवरेज कर रहा हूँ कि उनकी पीड़ा भूख की भी बहुत कह रही है। मैंने पिछले चंक में भी बताया था, ना खाने के लिए ना पीने के लिए महिलाएं और छोटे बच्चे जो चल रहे हैं, उस पीड़ा को यदि दिल में उतारने तो आपको इस पूरी घटना की ठीक, विनोद जी अब आंसर करिए। त्रिपाठी जी आ रहे हैं, इंतजार करेगा। विनोद जी अब आंसर करिए। जी जी राजीव जी, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जिम्मेदार विपक्ष इस समय पे कोई भी सुविधाएं नहीं है रास्तों में, और जैसा कि गर्मी का टेम्परेचर 3-3 दिनों तक बसें खड़ी रही, उनको तकनीकी हवाला, ऐसी बातें। आप एनसीआर में रहते हैं क्या? जो बसें आगरा, लखनऊ या पूर्वांचल में आती हैं, प्राइवेट बसें, निजी बसें, कुछ सरकारी बसें, सब में डग्गामार बसें नहीं है क्या? सब रिजर्वेशन करके उस पर नहीं आते, हजारों की संख्या में बसें आती हैं। तो जब इस समय ऐसा मजाक, मतलब जो सरल स्वीकार नहीं है, आपका बस आप मजदूर विरोधी हैं, आप कहीं एक्सपोज ना हो जाए, आपकी नीतियां खराब ना हो गई, उसका दुष्प्रभाव चाहे जितना पड़ जाए पड़े। मैं 2 बातें कहता हूँ। बड़ा लॉकडाउन का समर्थन हम मानते हैं, ठीक है कुछ हद तक, लेकिन जब 30 जनवरी को पहला केस आया, अगर इतने ही गंभीर होते, इनके ही इतने अच्छे सलाहकार होते, इनकी इतनी ही दृष्टि होती, दूरदृष्टि होती, तो 2 महीने क्यों लग गए? 25 मार्च को पहला दिन था लॉकडाउन आरंभ होने का। तो इस भयावह आप सबकी बात पर अमित जी से एक लास्ट कमेंट ले लें, सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं विनोद जी, आप सबकी बात पर योगेश सोनी जी ने कहा कि भाई दिक्कत समझिए, 1 किलोमीटर चलने में भी समस्या है, केवल रास्ते की दिक्कत नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, परिवार हैं, छोटे बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ लोग बीमार हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता इनकी करनी चाहिए। जितनी हो रही है उसके लिए प्रशंसा है, लेकिन जो नहीं हो रही है वो भी होनी चाहिए। 3-3 दिन 6-6 दिन से लोग सड़कों पर चल रहे हैं, तस्वीरें अब किसी से छिपी हुई नहीं है। आंसर कर दीजिए अमित त्रिपाठी जी। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि लॉकडाउन बिल्कुल सही समय पर हुआ था, जिसकी तारीख पूरे विश्व में हुई थी, और पूरे जब हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यह आदेश ये लॉकडाउन किया, उसके बाद कई देशों में उसको मानते हुए उन देशों ने भी लॉकडाउन किया। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज 80 करोड़ परिवारों को जो राशन देने का काम किया गया वो हमारी सरकार ने किया। मैं बताना चाहता हूँ 41 करोड़ से ज्यादा सीधे अकाउंट में पैसा भेजा गया है, किसानों को सीधे 2000 रुपये अकाउंट में भेजा गया है। मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी कि देखिए समस्या है, मैं फिर आपसे ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, लेकिन जो युद्ध स्तर पर काम, चाहे केंद्र की मोदी जी सरकार हो, चाहे हमारी राज्य की योगी जी की सरकार हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे भी आप कई मजदूरों के वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप देखिए जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको दूसरे राज्यों से भगाया जा रहा है। लेकिन अमित जी, हमारा निवेदन तो यही है कि भाई इस युद्ध में अगर हमें युद्ध स्तर पे कुछ करना है तो इस युद्ध में सबका सहयोग ले लीजिए।
इस युद्ध में सबका सहयोग ले लीजिए। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में कहिए, समय ओवर हो रहा है, बोलिए। राजीव जी, कांग्रेस पार्टी ने सेवा धर्म को अपनाते हुए मजदूरों के हित में बस चलाने की बात की, उस पर देखिए राजनीति शुरू हो गया, उससे लाभार्थी होते मजदूर। मैं पूछ रहा हूँ हुआ क्या इनका पीएम केयर भाई? फंड अमित जी या विनोद जी, हुआ क्या? पॉलिटिकल तबका ये तो सोचे हुआ क्या? जो हमने किया उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है हर जगह। जो होना चाहिए, जो नहीं हो पाया, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा। अब बिल्कुल समय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद है हम यही करते हैं और कर भी सकते हैं कि कम से कम ये जो हमारे श्रमिक और मजदूर वर्ग की दिक्कत है, सफर की जो दिक्कत है, सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन जो अभी भी दिक्कत है, अलग अलग जगह से खबर, योगेश जी ने कहा, यहां विनोद नगर में खबर यह है कि 2-2.5 हजार 3 हजार की संख्या में अभी भी मजदूर एक स्कूल में फंसे हुए हैं, इकट्ठे हैं। ऐसी जगहों को चिन्हित करके जल्द से जल्द राहत उन तक पहुंचा दी जाए, उन्हें उनके गंतव्य तक, उनके घर गांव तक पहुंचा दिया जाए। इस वक्त कम से कम मजदूर वर्ग के लिए सबसे बड़ी मदद यही है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।